आज डिस्कस करेंगे डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस। ड्यूलिस्टिक का मतलब है ड्यूअल नेचर एक तरह से। तो डी ब्रोगली नाम के एक साइंटिस्ट ने एक हाइपोथेसिस दिया। उसने बोला कि जो रेडिएशन होते हैं उनका एक मोमेंटम भी होता है और उस मोमेंटम के अकॉर्डिंग आप उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे देखो, मान लो कोई फोटोन ट्रेवल कर रहा है तो उसकी वेवलेंथ है सपोज करो लैम्डा, और इसका जो मोमेंटम है पी। मोमेंटम जानते हो ना, मास इनटू वेलोसिटी। इस फोटोन की जो एनर्जी है उसको हम लिख सकते हैं E इक्वल्स टू एम सी स्क्वायर, और इसी फोटोन की एनर्जी को हम लिख सकते हैं E इक्वल टू एच न्यू या फिर एच सी बाई लैम्डा। अब इसी फोटोन की एनर्जी को आप दो अलग अलग फॉर्मूले से कैलकुलेट कर रहे हो, आंसर सेम आना चाहिए, इसलिए दोनों को इक्वल पुट कर देंगे। हम लिखेंगे m इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। एक सी दोनों साइड में कैंसिल होगा और ये m इंटू सी क्या बनेगा, h बाई लैम्डा। m इंटू सी यानी मास एंड वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन, ये क्या बोला जाता है, मोमेंटम। यानी कि इस फोटोन का जो मोमेंटम होगा वो किसके बराबर होगा, एच अपॉन लैम्डा, और इसकी वेवलेंथ कितनी होगी तो उसको आप एच अपॉन पी भी लिख सकते हो। तो ये किसकी अपने पास वैल्यू निकल के आई है, ये फोटोन के मोमेंटम की वैल्यू आ गई, सॉरी फोटोन की वेवलेंथ की फॉर्म, एक तरह से फॉर्मूला आ गया कि अगर फोटोन ट्रेवल करेगा तो उसकी वेवलेंथ क्या होगी। वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। अब नेचर में हमने दो टाइप की चीज़ें देखी थी, कौन कौन सी, एक तो रेडिएशन और एक मैटर। भी नेचर में आप अपने चारों तरफ क्या चीज़ें देखते हो, या तो रेडिएशन देखते हो या फिर क्या देखते हो, मैटर। तो दोनों की नेचर क्या होती है, मतलब एक की नेचर तो अपन को ये पता चली गई कि जो रेडिएशन है उसकी वेव नेचर के साथ साथ उसकी पार्टिकल नेचर भी है। कौन सी नेचर है उसकी, वेव नेचर के साथ साथ उसकी पार्टिकल नेचर भी है। तो ऐसे ही डी ब्रोगली ने क्या बोला कि जैसे रेडिएशन की डुअल नेचर होती है उसी तरीके से मैटर की भी डुअल नेचर होनी चाहिए। मतलब मैटर के बारे में हम सब जानते हैं कि वो पार्टिकल की फॉर्म में ट्रेवल करता है, पार्टिकल होता है। मैटर किससे बनता है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनता है। मतलब मैटर क्या होगा, एक पार्टिकल नेचर शो करेगा। उसने ये बोला कि उसकी एक वेवलेंथ भी होगी। अगर आप किसी पत्थर को फेंकते हो तो उसकी भी एक वेवलेंथ होती है, वो भी एक वेव की फॉर्म में ट्रेवल करता है। वो अलग बात है क्योंकि उसका मास कम होता है ना। उसका मास क्या होगा, मतलब मास कम नहीं होगा, सॉरी ज़्यादा होगा, क्योंकि नॉर्मल जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं इनकी कंपैरिजन में ये जो अपने चारों तरफ जो चीज़ें हम लोग देखते हैं इसका मास क्या होता है, ज़्यादा, इसलिए हमको वो वेवलेंथ इजीली दिखाई नहीं देती। अभी एक फॉर्मूले से सॉल्व करके बताता हूँ उसको मैं। पहले तो ये देखो लैम्डा इक्वल्स टू क्या लिखा है अपन ने, एच अपॉन पी। ये वाला जो फॉर्मूला ये किसके लिए हमने डिराइव किया, फोटोन के लिए। तो डी ब्रोगली क्या बोल रहा है कि यही फॉर्मूला आप किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, या आप मैटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। किसके लिए अप्लाई कर सकते हो, हाँ, मैटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। यानी कि अगर कोई मटेरियल, अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई मैटर है और उसको आपने फेंका है विद वेलोसिटी v और उसका मास है m, तो उसका मोमेंटम कितना होगा, m इंटू वी। तो आप ये सेम फॉर्मूला यूज़ करके लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन पी की जगह m इंटू वी पुट कर देंगे उस पार्टिकल के लिए। तो सेम फॉर्मूला आप यूज़ करके क्या कर सकते हो, उस पार्टिकल का वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये हाइपोथेसिस इसलिए बोला जाता है क्योंकि तब तक इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ नहीं था। उसने स्टेटमेंट तो दिया था कि जैसे रेडिएशन की डुअल नेचर होती है वैसे ही मैटर यानी जो पार्टिकल्स है उनकी भी डुअल नेचर होनी चाहिए, उनकी पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर भी होनी चाहिए। और वेव नेचर होगी तो उसकी एक वेवलेंथ भी होगी। वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। अब ये फॉर्मूला तो उसने बता दिया लेकिन इसका कोई प्रैक्टिकल प्रूफ उसके पास नहीं था, इसलिए इसको क्या बोला गया, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब होता है काल्पनिक सी बात है जो हो सकती है फ्यूचर में, अगर कोई एक्सपेरिमेंट उसके अकॉर्डिंग कोई हो और उससे वो चीज़ प्रूव हो जाए तो उसको हम सही मान लेंगे, तब तक उसको हाइपोथेसिस बोलेंगे कि एक ऐसी भी चीज़ हो सकती है, भाई पॉसिबल है ऐसा। ठीक है, बाद में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसका नाम था डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। डेविसन जर्मर नाम के दो साइंटिस्ट ने वो एक्सपेरिमेंट किया था और उससे प्रूव करके दिखाया था कि जो इलेक्ट्रॉन्स है जब वो ट्रेवल करते हैं तो उनकी भी एक वेवलेंथ होती है, और वो वेवलेंथ जब उन्होंने कैलकुलेट करी तो वो इसी फॉर्मूले से जो वेवलेंथ आती है उसी के बराबर आ गई। इसका मतलब ये फॉर्मूला सही था। ये फॉर्मूला हम मैटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला क्या बोलता है, लेमडा इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी, ये पार्टिकल की वेवलेंथ के बराबर होगा। उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी क्या किया, अलग तरीके से वेवलेंथ को कैलकुलेट किया। इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को जब कैलकुलेट करके देखा तो आंसर दोनों से सेम आ रहा था। इसका मतलब ये फॉर्मूला भी सही है और वो एक्सपेरिमेंट भी सही है, और उससे ये प्रूव हो गया कि जो पार्टिकल है उसकी नेचर क्या होती है,
यानी इलेक्ट्रॉन जो कि एक पार्टिकल होता है, एक मास होता है, उसका भी एक मास होता है, तो वो जब ट्रेवल करेगा तो किसकी फॉर्म में ट्रेवल करेगा, एक वेव की फॉर्म में वो ट्रेवल करेगा। तो इस तरीके से अपन ने उसको फिर कंफर्म कर लिया कि ये बात सही है डी ब्रोगली की, और ये फॉर्मूला हम पार्टिकल्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। बड़े पार्टिकल्स के लिए हमें ये वेवलेंथ ऑब्जर्वेबल नहीं होती, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, जैसे अगर मैं किसी गाड़ी की बात करूँ या अपनी बात कर लो, चलो जब हम दौड़ते हैं तो हमारी जो वेवलेंथ है वो हमें दिखाई क्यों नहीं देती है, वो वेवलेंथ कितनी होगी, तो एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻⁻34। एम का मतलब है मास, मान लो आपका जो मास है कितना है 50 किलोग्राम मान लो, चलो, इनटू वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी कितनी हो सकती है अपनी 10 मीटर पर सेकंड मान लो। अगर तेज दौड़ रहे हो तो 20 मीटर पर सेकंड मान लो, है ना, ये कम नहीं होता, ये ज़्यादा ही बता रहा हूँ, 10 मीटर पर सेकंड भी ज़्यादा ही है, 10 ही मान लेते हैं अपन क्योंकि प्रैक्टिकल सी चीज़ लेते हैं। 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर कोई गाड़ी होगी मान लो वो बहुत तेज़ी से जा रही है, उसके लिए अब 100 मीटर पर सेकंड एज्यूम कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, मैक्सिमम ले रहा हूँ मैं। तो ये जो वैल्यू आएगी अपने पास, जैसे मैंने अभी 10 पुट किया है, तो ये 2 जीरो आप ऊपर लेके जाओ तो ये आंसर आएगा 6.6/5, जो कि लगभग 1 पॉइंट समथिंग आएगा। तो ये जो 10 की पावर बनेगी ये कितनी बनेगी, -34 ये है, और 2 जीरो ये ऊपर जाएंगे तो -36 बना। तो ये जो वेवलेंथ आ रही है ये बहुत छोटी है, आप देख रहे हो कि 10 की पावर कितनी है -36, और ये वेवलेंथ इतनी छोटी है कि इसको हम मेजर नहीं कर पाते। हमारे पास मेजर करने वाले कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट नहीं कि अपन इतनी छोटी वेवलेंथ को मेजर कर पाए। तो वो लिमिटेशन अपने इंस्ट्रूमेंट्स की होती है कि हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, हम उसको मेजर नहीं कर सकते, लेकिन जब भी कोई ऑब्जेक्ट या कोई भी पार्टिकल मूव करेगा तो उसकी वेवलेंथ भी होगी। वेवलेंथ इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब छोटे पार्टिकल्स के लिए कैसे कैलकुलेट कर पाते हैं, तो अगर मैं इलेक्ट्रॉन के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, जैसे इलेक्ट्रॉन की अगर वेवलेंथ अपन कैलकुलेट करें तो वो कितनी आएगी, तो एच की वैल्यू अपन ने पुट करी 6.6 इंटू 10⁻⁻34। एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻31, और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन क्या मान सकते हो, इलेक्ट्रॉन तेजी से चलता है, चलो 1000 यानी 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, 1 किलोमीटर पर सेकेंड एज्यूम कर लिया। और ये जो लेमडा आप निकालोगे इसे सॉल्व करके ये कितना आएगा 6.6/9.1 इंटू 10 की पावर देखो कितनी आ रही है, तो -31 यहाँ पे है, -34 तो -3 बचेगा, ये ऊपर जाएगा तो -6। और ये जो वेवलेंथ है ये क्या है, बड़ी है, इसकी कंपैरिजन बहुत बड़ी है भाई। ये तो पावर कितनी आ रही थी -36, और छोटे पार्टिकल्स के लिए जैसे इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट किया तो ये वेवलेंथ आ रही है 10⁻⁻6 ऑर्डर की। इसका मतलब इस वेवलेंथ को हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि बड़े पार्टिकल्स के लिए हम उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते, क्योंकि उनका मास क्या होगा, ज़्यादा होगा, और मास ज़्यादा होने से क्या होगा, वेवलेंथ छोटी आएगी। अगर मास ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगी, क्योंकि एम की वैल्यू यहाँ पे आपको पुट करनी है, एम ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या आएगी, छोटी, और इतनी छोटी आएगी कि उसको हम ऑब्जर्व ही नहीं कर पाएंगे या किसी इंस्ट्रूमेंट से मेजर नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई क्या। तो बड़े पार्टिकल्स के लिए आप इसको ऑब्जर्व कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो, सॉरी छोटे पार्टिकल्स के लिए, बड़े पार्टिकल्स के लिए कैलकुलेट नहीं कर पाते, ठीक है। ये हाइपोथेसिस समझ में आया क्या। जो डी ब्रोगली ड्यूलिस्टिक हाइपोथेसिस है वो आपको ये बताता है कि जैसे रेडिएशन की एक वेवलेंथ होती है जिसका फॉर्मूला होता है लैम्डा इक्वल टू H/P, सेम फॉर्मूला हम मैटर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं और वो सही आएगी, मतलब जो वेवलेंथ आएगी वो सही आएगी इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। रेडिएशन के लिए जो फॉर्मूला लगता है वही फॉर्मूला मैटर के लिए भी लगेगा, क्योंकि नेचर में दो ही चीज़ें हैं, एक तो है मैटर और एक है रेडिएशन। अगर रेडिएशन की दोनों नेचर है तो मैटर की भी दोनों नेचर होनी चाहिए। नेचर में एक सिमिलरिटी होती है, जैसे नेचर में आप दो चीज़ें देख रहे हो, एक की अगर ड्यूअल नेचर है, ये हो सकता है कि जैसे रेडिएशन है वो वेव नेचर ज़्यादा शो करता है, पार्टिकल नेचर कम शो करता है, उसी तरीके से जो मैटर होगा वो पार्टिकल नेचर ज़्यादा शो करेगा, वेव नेचर कम शो करेगा, लेकिन नेचर दोनों है उसकी, ये इसका मतलब था एक तरह से।